हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी की जो बुक है स्पर्श उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और समरी बताने वाली हूँ। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं करे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी उनको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम स्पर्श का जो पहला चैप्टर है कबीर के दो है उससे। इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, कबीरदास कौन थे। कबीरदास भक्ति काल के महान संत और कवि थे। वे समाज सुधारक थे और उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति और पाखंड का विरोध किया। उनकी रचनाएं साखी, सबद और दोहों के रूप में मिलती हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कबीर की भाषा कैसी थी। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, जनभाषा और प्रभावशाली है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर दिए हैं, जैसे कबीर के काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको दोहा दिया हुआ है, बुरा जो देखन मैं चला, इसका भावार्थ लिखिए। तो आपको जो ये इससे एस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको दोहा दे दिया जाएगा, आपको उसका भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ क्या है। कबीर कहते हैं कि जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि सबसे अधिक बुराई मुझ में ही है। संदेश, पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। इस दोहे का संदेश क्या है। इसमें दोहा नहीं दिया गया है, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भावार्थ लिखिए। कबीर कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। सच्चा ज्ञान प्रेम और अनुभव से आता है। केवल पढ़ाई नहीं, जीवन में प्रेम जरूरी है। तो आपको ऐसे दोहे वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको एक दोहा दिया जाएगा, आपको उसका भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीर ने पुस्तक ज्ञान को क्यों महत्व नहीं दिया। क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान से मनुष्य का व्यवहार नहीं बदलता। सच्चा ज्ञान अनुभव और प्रेम से आता है। फिर आपको एक दुआ दिया गया है, माला फिरत जुग भया, भावार्थ लिखिए। कबीर कहते हैं कि लोग हाथ से माला जपते रहते हैं लेकिन मन को नहीं बदलते। असली भक्ति मन की शुद्धि में है, ना कि बाहरी दिखावे में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कबीर ने किस प्रकार के दिखावे का विरोध किया। तो आपको ये लिखने हैं, बाहरी पूजा पाठ का, तो ढोंगी साधु, इन सब के आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद है, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति मन की शुद्धि, प्रेम और सच्चाई में है। भगवान मन में बसते हैं, बाहरी आडंबर में नहीं। ठीक है, आपको यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने वो आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना। नेक्स्ट इज मीरा के पद। इसमें पहला क्वेश्चन है, मीरा किसकी भक्त थी। तो आपको जो आंसर लिखना है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे उन्हें अपने पति और आराध्य मानती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति की विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, पूर्ण समर्पण भाव, सांसारिक बंधनों का त्याग, सरल और भावपूर्ण भाषा। तीसरा क्वेश्चन है, मीरा ने सांसारिक जीवन को क्यों त्याग दिया। मीरा, तो इसका जो उत्तर है, मीरा का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमा हुआ था। विवाह के बाद भी उन्होंने सांसारिक जीवन को महत्व नहीं दिया। समाज और परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना और भक्ति मार्ग अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति में समर्पण भाव कैसे दिखाई देता है। मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी माना। उन्होंने धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग दिया। वह अपने आराध्य के लिए हर कष्ट सहने को तैयार थी, जिससे उनका पूर्ण समर्पण स्पष्ट होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा के पदों की भाषा और शैली पर टिप्पणी कीजिए। मीरा के पद सरल, सहज और लोक भाषा में लिखे गए हैं। उनकी भाषा राजधानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली भावपूर्ण, संगीतात्मक और हृदयस्पर्शी है, जो सीधे श्रोताओं के मन को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद है मीरा के पदों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आपको इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, या जैसे यहाँ पे लिखा है कि मीरा के पदों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। मीरा के पद हमें सच्ची भक्ति, आत्मविश्वास और साहस की प्रेरणा देते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और विश्वास के लिए समाज के बंधनों से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मीरा के पदों में विरह भावना का वर्णन कीजिए। मीरा के पदों में विरह की गहरी भावना मिलती है। वह कृष्ण से बिछुड़ने के दुख को व्यक्त करती है। यह विरह उनके प्रेम को और गहरा बनाता है और भक्ति की तीव्रता को दर्शाता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन लिख कर दे दिया है। अगर आपका वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे आपको एक शब्द में उत्तर करना है, तो आप जैसे यहाँ पे मीरा किसकी भक्त थी, मीरा के आराध्य का नाम क्या है, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पद का भावार्थ लिखिए। आपको कोई पद दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसका भावार्थ लिखिए, या पद में प्रयुक्त अलंकार बताइए, या मीरा किससे संवाद कर रही है, पद का मुख्य संदेश क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर होकर जाइए। आपका जो थर्ड चैप्टर है डैट इज मनुष्यता। मनुष्यता किस कविता का मुख्य संदेश क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको ये जो PDF है ये आप अपने टेलीग्राम चैनल VZ अकेडमी पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यता कवि का मुख्य संदेश क्या है। कविता का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग, सेवा और परोपकार का भाव रखता है। दूसरा क्वेश्चन है कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के दुख को समझे, उनकी सहायता करे और अपने स्वार्थ का त्याग करे। जो केवल अपने लिए जीता है वह मनुष्यता के योग्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने पशुता और मनुष्यता में क्या अंतर बताया है। कवि के अनुसार केवल भोजन, सोना और स्वार्थ में लिप्त रहना पशुता है, परंतु प्रेम, दया, त्याग और परोपकार की भावना रखना मनुष्यता है। यही गुण मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने परोपकार को क्यों महत्वपूर्ण बताया। कवि ने परोपकार को इसलिए महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि दूसरों की भलाई करने से ही समाज का कल्याण होता है। परोपकार मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें समाज और देश के लिए कार्य करना चाहिए तथा उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के अनुसार मनुष्य का जीवन कब सार्थक होता है। मनुष्य का जीवन तब सार्थक होता है जब वह अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के हित में समर्पित करता है। केवल अपने सुख के लिए जीना जीवन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यता कविता की भाषा और शैली पर टिप्पणी कीजिए। जो कविता की भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। शैली उपदेशात्मक तथा प्रेरणादायक है। कवि ने सहज शब्दों में गहरी बात कही है जिससे पाठक प्रभावित होता है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पर्वत प्रदेश में पावस। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का मुख्य भाव क्या है। इस कविता का मुख्य भाव प्रकृति की वर्षा ऋतु में मनोहारी छटा का वर्णन करना है। कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षों के आगमन से उत्पन्न सौंदर्य, शांति और आनंद का चित्रण किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा के आगमन पर पर्वत प्रदेश में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। वर्षा आने पर पर्वत हरे भरे हो जाते हैं, झरने बहने लगते हैं, बादल आकाश में छा जाते हैं, चारों ओर ताजगी फैल जाती है, प्रकृति जीवंत और आकर्षक प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने बादलों का वर्णन कैसे किया। कवि ने बादलों को पर्वतों पर झुकते, घूमते और बरसते हुए दिखाया है। वह कभी कोमल तो कभी घने और कभी गंभीर रूप में दिखाई देते हैं, जिससे वातावरण मनोहारी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कविता में प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ है। कवि ने प्रकृति के तत्वों को मानव गुण देकर उनका चित्रण किया है। बादलों का झुकना, पर्वतों का मुस्कुराना, झरनों का गाना, ये सभी मानवीकरण के उदाहरण हैं। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। कविता हमें प्रकृति से प्रेम करने और उसके सौंदर्य का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। ये बताती है कि प्रकृति मनुष्य के जीवन में शांति और आनंद भरती है। देखो, जहाँ पर जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, कहीं पर आपको लग रहा होगा कि टफ लिखा हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है। कवि ने झरनों और हरियाली का वर्णन कैसे किया। कवि ने झरनों को मधुर संगीत की तरह बहते हुए बताया है। वर्षों से पर्वतों पर हरियाली छा जाती है, जिससे पूरा वातावरण ताजगी और सौंदर्य से भर जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है तोप। तोप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो है, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी 1857 की तोप का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि एक पुरानी तोप का वर्णन करते हैं जो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी है। स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, अंग्रेजों की सत्ता और उनके अत्याचारों का प्रतीक है। आज ये केवल इतिहास की निशानी बनकर रह गई और लोगों को अतीत की याद दिलाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि विरासत में मिली चीज़ों की संभाल क्यों की जाती है। विरासत में मिली वस्तुएं हमारे इतिहास और परंपराओं की पहचान होती है। इन्हें संभाल कर रखने से नई पीढ़ी की अतीत की जानकारी मिलती है। इससे लोगों में इतिहास के प्रति सम्मान और सीखने की भावना पैदा होती है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं की विशेष देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में तोप की वर्तमान स्थिति क्या बताई गई है। कविता में तोप अब निष्क्रिय और बेकार हो चुकी है। पहले ये युद्ध का प्रतीक थी, लेकिन अब उस पर चिड़ियां बैठती हैं और बच्चे खेलते हैं। इससे ये पता चलता है कि समय के साथ शक्ति और सत्ता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने कवि ने तोप के माध्यम से क्या संदेश दिया है। कवि ने बताया है कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती, चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, समय के साथ उसका अंत निश्चित है। सत्य और समय सबसे शक्तिशाली होते हैं। ये कविता सत्ता के अहंकार पर व्यंग्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में चिड़ियों का उल्लेख क्यों किया गया है। चिड़िया तोप पर बैठकर गपशप करती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब वह तोप बेकार हो चुकी है, जो कभी डर का कारण थी, वह अब हंसी का विषय बन गई है। इससे शक्ति की नश्वरता स्पष्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि साल में चमकाई जाती है 2 बार पंक्ति का भावार्थ लिखिए। देखो, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जो तोप को केवल दिखावे के लिए चमकाया जाता है, लोग उसे एक ऐतिहासिक वस्तु की तरह संभालते हैं, पर उसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। ये दिखावे और औपचारिक सम्मान पर व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता तोप का मुख्य भाव प्रतिपाद्य क्या है। देखो, इसमें लिखा है कि कविता का मुख्य भाव है शक्ति और सत्ता की अस्थिरता। कवि बताना चाहते हैं कि समय के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अंग्रेजों की शक्तिशाली तोप आज केवल इतिहास की वस्तु बनकर रह गई। यह हमें अहंकार छोड़कर विनम्र रहने की सीख देती है।
नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है कर चले हम फिदा, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। अब कर चले हम फिदा जान वतन साथियों पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो आपको लिखना है कि इस पंक्ति में सैनिक अपने साथियों से कहते हैं कि वे अपनी जान और शरीर के देश के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पर है। ये त्याग और बलिदान और देशभक्ति की भावना को व्यक्त करती है। कवि ने सैनिकों की किस भावना को व्यक्त किया है? कवि ने सैनिकों की देश प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की भावना को दर्शाया है। सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की रक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। वे चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता और सम्मान बढ़ा रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन को छोड़कर मत जाना बच्चों, इनको ज़रूर करके जाना। आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि शहीद सैनिक देश की जिम्मेदारी जीवित साथियों और नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। वे विश्वास जताते हैं कि आने वाली पीढ़ी देश की रक्षा और सम्मान को बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में किस युद्ध की पृष्ठभूमि है? ये कविता 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। इसमें सीमा पर लड़ रहे सैनिकों के त्याग और बलिदान को दर्शाया गया है। ये कविता फिल्म हकीकत में भी शामिल की गई थी, जिससे ये अत्यंत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने सैनिकों के बलिदान को कैसे प्रस्तुत किया है? कवि ने सैनिकों के बलिदान को गर्व और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। सैनिक मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि देश के लिए मरना अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। उनके त्याग में पीड़ा नहीं, बल्कि गौरव की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मुख्य संदेश ये है कि देश की रक्षा और स्वतंत्रता बनाए रखने हर नागरिक का कर्तव्य है। शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हमें देश के प्रति जिम्मेदार और समर्पित रहना चाहिए। इस कविता में देशभक्ति किस प्रकार प्रकट हुई? कविता में देशभक्ति त्याग, बलिदान और समर्पण के रूप में प्रकट हुई है। जिस सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की रक्षा करते हैं, वह अपने साथियों को प्रेरित करते हैं कि राष्ट्र की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखें। ये कविता युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करती है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज आत्मत्राण। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन क्वेश्चंस में से आप देखना कि आपको बोर्ड्स में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इनको ज़रूर करके जाना। आत्मत्राण शब्द का क्या अर्थ है? आत्मत्राण का अर्थ है स्वयं की रक्षा करना या आत्मबल के द्वारा संकटों से उबरना। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए और आत्मबल से समस्याओं का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि उसे संकट से बचा लिया जाए, बल्कि वह यह चाहता है कि उसे इतना साहस और शक्ति मिले कि वह कठिनाइयों का सामना कर सके। वह निर्भीक और आत्मनिर्भर बनने की कामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि विपत्ति में कैसी सहायता चाहता है? तो जो इसका उत्तर है, कवि विपत्ति में बाहरी सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है कि उसे मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास मिले। वह संकट से भागने के बजाय उसका सामना करने की शक्ति मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं भय से ना घबराऊं। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव है कि मनुष्य को भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। डर हमें कमजोर बनाता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे साहस मिले ताकि वह हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। कविता का मुख्य संदेश क्या है?
कविता का मुख्य संदेश है आत्मबल और आत्मनिर्भरता। कवि सिखाते हैं कि कठिन समय में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं में विश्वास रखना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास से हर समय का समाधान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने आत्मबल को क्यों महत्वपूर्ण माना? कवि के अनुसार आत्मबल मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बाहरी मदद हमेशा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन आत्मविश्वास हमें हर परिस्थिति में संभालता है। आत्मबल से व्यक्ति संघर्षों में भी आगे बढ़ सकता है। सेकंड जो आपका 7th क्वेश्चन है, दैट इज आत्मतरण कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, इस कविता से हमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की प्रेरणा मिलती है। ये सिखाती है कि हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही जीवन में सफलता का मार्ग है। देखो, अब जो ये वाले गद्य खंड वाले जो आपके चैप्टर है, मैंने इनकी समरी आप यहाँ पर दी है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सब डिटेल है चैप्टर की। अगर आपने पूरे चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इस समरी को ज़रूर पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा और आप फिर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर की समरी चैप्टर पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार समरी को ज़रूर से रीड कर लेना। ये वाले हम आपकी जो समरी है, ये बड़े भाई साहब की समरी है। फिर दूसरा है डायरी का एक पन्ना। तीसरा आपका जो चैप्टर है तंतारा वामिरो कथा। उसके बाद तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। उसके बाद है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। उसके बाद आपका लिखा है गिन्नी का सोना, जो कि आपका पतझड़ में टूटी पत्तियां वाला जो चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं। झेन की देन। लास्ट जो आपका चैप्टर है कारतूस, जो कि हबीब तनवीर जो इसके लेखक हैं। तो ये आपकी मैंने यहाँ पर समरी आपको दे दी है। और अगर आपको ये वाले नोट्स या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल VZ Academy पर अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बताए हैं। दोहे दिए जाएंगे, आपको उसका भावार्थ लिखना है, या फिर उसमें अलंकार कुछ पूछ लिया जाएगा। तो आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिखाई देंगे। तो आप इनको ज़रूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू।